वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 साइंस के मैथमेटिक्स के चैप्टर सेट थ्योरी से लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसे एक बार देख सकते हैं। तो लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स क्या है, जो मैंने सेट के ऑपरेशन बताए जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सभी। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये कुछ लॉज को यानी कुछ कानून को ये सेटिस्फाई करते हैं, यानी उसको मान कर चलते हैं, जिन्हें हम लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक करके सभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आइडेम्पोटेंट लॉज। आइडेम्पोटेंट लॉज क्या है, अगर हमारे पास कोई भी एक सेट ए है तो फिर ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होल्ड करेगा, यानी ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, पहला क्या है, ए यूनियन ए इक्वल टू ए, यानी अगर हम सेट ए के साथ सेट ए का ही अगर हम यूनियन लेते हैं तो फिर हमारे पास सेट ए ही आएगा। ठीक है, ये हो गया पहला। और दूसरा हो गया, अगर हम ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, यानी अगर हम सेट ए के साथ सेट ए का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारे पास सेट ए ही आएगा। ठीक है, इन दोनों को आइडेम्पोटेंट लॉज कहा जाता है। आइडेम्पोटेंट मतलब क्या होता है, सेम चीज़ का अपने साथ ही कोई ऑपरेशन करना। ठीक है, इस तरह से तो हम सेम सेट ए के साथ सेट ए का हम यूनियन ले रहे हैं, सेट ए के साथ सेट ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, और फिर वो ऑपरेशन लेने के बाद वो वापस हमारे पास वही सेट आता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसको आइडेम्पोटेंट बोला जाता है। तो ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजीली आप समझ सकते हैं। ए के साथ ए का यूनियन करेंगे तो सेट ए ही आएगा। ठीक है, जिस तरह यूनियन का डेफिनेशन है उसी तरह इंटरसेक्शन का जो डेफिनेशन उसके हिसाब से ए के साथ ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही आएगा। दूसरा जो है वो है कम्यूटेटिव लॉज। इसके बारे में मैंने पहले भी नोट्स में बता भी दिया था। अगर हमारे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी, तो पहला ये है कि ए यूनियन बी इक्वल टू होता है बी यूनियन ए, यानी ए और बी का अगर हम यूनियन लेते हैं, पहले ए लिखते हैं और बाद में बी, तो फिर ये किसके साथ इक्वल होगा, बी यूनियन ए के साथ इक्वल होगा, यानी इसमें पहले बी है बाद में ए है। ठीक है, तो यूनियन के लिए भी ये प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है। ठीक है, ये जो लॉ है ये सेटिस्फाई करता है। और इंटरसेक्शन के लिए भी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये इसको हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। कम्यूटेटिव क्यों, क्योंकि ए और बी है, इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, पहले ए बाद में बी या फिर पहले बी बाद में ए। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, बात एक ही है। ठीक है, दोनों इक्वल होगा, इसी को कम्यूटेटिव बोला जाता है। इसी तरह इंटरसेक्शन में भी ऐसा ही होता है। उसके बाद तीसरा एसोसिएटिव लॉज। एसोसिएटिव लॉज जो है वो क्या है, अगर एसोसिएटिव लॉज में तीन सेट होना चाहिए हमारे पास। कितना सेट होना चाहिए, तीन सेट होना चाहिए। ए बी सी तीन सेट है अगर हमारे पास, तो ये प्रॉपर्टी पहले होल्ड करेगा, पहले यूनियन का फिर इंटरसेक्शन का। यूनियन का क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए यहाँ सभी में यूनियन है। ठीक है, क्या यहाँ पर बोलना चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि अगर हम पहले बी और सी का यूनियन लेते हैं, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखा है, उसके बाद अगर हम ए के साथ यूनियन लेंगे तो फिर ये इक्वल होगा अगर हम पहले ए और बी का यूनियन ले, देन उसके बाद जो सेट आएगा उसके साथ फिर हम सी का यूनियन ले, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। इसी को एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। जस्ट यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना है, पहले में बी और सी में ब्रैकेट दे दिया गया और इसमें पहले ए और बी में ब्रैकेट दे दिया गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल ईजी है। और इसका हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ इस तरह से करेंगे कि अगर हमारे पास कभी ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा रहे और बी और सी में ब्रैकेट हो, तो फिर हम इसको चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, यानी ए यूनियन बी में ब्रैकेट दे देंगे और बाद में फिर यूनियन सी लिखेंगे। ठीक है, या फिर कभी ये दिया रहेगा तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह हम लोग जो प्रॉब्लम्स होगा उसमें इसका जो है एप्लीकेशन, इसका हम यूज़ देखेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन में भी वही सेम चीज़ होगा, एसोसिएटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी यहाँ पे बी और सी का पहले इंटरसेक्शन हो रहा है,
उसके बाद ए का इंटरसेक्शन, तो ये किसके साथ इक्वल होगा? अगर हम ए इंटरसेक्शन भी पहले करें एंड उसके बाद फिर इंटरसेक्शन सी करें तो ये दोनों आपस में इक्वल होता है। इसी को एसोसिएटिव लॉज बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, जैसे डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? बांट देना, ठीक है। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों एक साथ आएगा। किस तरह से आएगा? देखिए, नंबर 1 ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। ब्रैकेट में क्या है? इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन सी है, और इसके साथ यूनियन किसका? ए का यूनियन है। तो फिर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। कैसे? जिस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जरब करते हैं, ठीक है, इनटू करते हैं, तो जैसे अंदर में कुछ लिखा रहता है b प्लस सी, इस तरह से कुछ लिखा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? a से पहले b को मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी आता है, फिर a के साथ c को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? ए सी आता है। उसी तरह से समझ लीजिए कि सेट थ्योरी में जो यूनियन और इंटरसेक्शन होता है ये भी इसी तरह से होता है। तो यहाँ पे a यूनियन है तो हम इस तरह करेंगे, a यूनियन पहले b के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये a यूनियन b आ जाएगा, a यूनियन b आएगा, ठीक है। फिर ये जो इंटरसेक्शन इसको बीच में लिखेंगे, फिर उसके बाद a यूनियन c के साथ करेंगे, a यूनियन c। तो इस तरह एक दोनों के साथ यूनियन हो रहा है, एक बार b के साथ एक बार c के साथ हो रहा है, ठीक है। a यूनियन b और a यूनियन c, और बीच में क्या होगा? बीच में जो ये ब्रैकेट के अंदर ये जो इंटरसेक्शन है वो बीच में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इस तरह ये यानी ए को हम दोनों में बांट दिए, बी के साथ और सी के साथ, इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो है वो ये है, अगर इंटरसेक्शन ये ब्रैकेट से बाहर है ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में यूनियन है बी यूनियन सी, तो यहाँ पर भी उसी तरह से बांटेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी पहले होगा, ए इंटरसेक्शन बी, और ये यूनियन ये बीच में लिखेंगे, और फिर ए इंटरसेक्शन सी के साथ होगा, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, उसके बाद नंबर 5 डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये न्यू भी है आप लोग के लिए। डी मॉर्गन्स लॉ, इसको डी मॉर्गन ने इन दोनों लॉज को बताया था। ये कोई मैथमेटिशियन का नाम है डी मॉर्गन। तो इन्होंने बताया कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो सेट ए और बी के लिए ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यानी ये दोनों लॉ ये सेटिस्फाई करता है। पहला क्या है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये इक्वल होगा ए का कॉम्प्लीमेंट, और ये यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये पहला होगा। दूसरा है, अगर यहाँ पे यूनियन ना हो, यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन हो, ए इंटरसेक्शन बी, उसका फिर अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं हम तो फिर ये होगा ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन बदल जाएगा, इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में, और बी फिर कॉम्प्लीमेंट होगा, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे यूनियन होता है तो वो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, अगर ये इंटरसेक्शन होता है तो वो यूनियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी होता है, इसी को डी मॉर्गन्स लॉ बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, जो भी यहाँ पे हम लॉज बात कर रहे हैं, जो भी लॉज, तो ये सभी लॉज का प्रूफ है, यानी ये सभी को साबित हम कर सकते हैं, ठीक है। और साबित करने का या प्रूव करने का दो मेथड है। एक मेथड है वेन डायग्राम के हेल्प से, ठीक है। वेन डायग्राम यूज़ करके हम बहुत आसानी से हम चेक कर सकते हैं कि ये जो है ये सही है या नहीं है, ठीक है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो मेथड है वो है फ्रॉम डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब जैसे यूनियन का डेफिनेशन है, इंटरसेक्शन का डेफिनेशन है, ओके, इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन से भी हम लोग इन सभी लॉज को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड बुक में दिया हुआ है, तो मैं अभी प्रूफ की तरफ नहीं जाऊंगा, प्रूफ में बाद में एक एक वीडियो में अलग से समझाऊंगा, ठीक है। अभी जस्ट मैं जो लॉज है इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और ये सभी लॉज को आपको ज़बानी याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये समझ लीजिए आपके लिए फॉर्मूला के जैसा है जो आपको बार बार सेट थ्योरी में काम आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज क्या है? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, फाई द नल सेट एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ यू। यू यूनिवर्सल सेट है, फाई नल सेट है और ए
यू का कोई एक सबसेट है। देन ये इन सभी को, इन चारों को बोला जाता है आइडेंटिटी लॉज। क्या है? ए यूनियन यूनिवर्सल सेट यू इक्वल टू होगा यूनिवर्सल सेट। ये मैंने पहले भी बताया है। ए के साथ अगर यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का भी अगर हम यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है, तो इसके साथ अगर यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। तो आइडेंटिटी में क्या होता है, एक के साथ किसी का अगर हम कोई ऑपरेशन करें तो उसमें कोई एक वापस वहीं आ जाएगा। ठीक है, ए और यू में यू वापस आ रहा है, हमारे पास यू आ जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको आइडेंटिटी बोला जाता है। दूसरा है, अगर हम ए इंटरसेक्शन यू करेंगे, ए और यू का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास सेट ए आएगा। ठीक है, ये भी मैंने पहले बताया है। तो जो छोटा सेट है वो आ जाएगा। अगर हम यू के साथ किसी को भी इंटरसेक्शन करेंगे तो जो छोटा वाला सेट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया आइडेंटिटी लॉ। तीसरा है ए यूनियन फाई। अगर ए के साथ अगर हम फाई का यूनियन करेंगे तो हमारे पास सेट ए आएगा, तो फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो उसके साथ अगर ए को यूनियन करेंगे तो ए आएगा। ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो इक्वल टू फाई होगा। ठीक है, अगर ए के साथ कोई भी सेट ए के साथ अगर हम फाई का इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, तो फाई में कोई एलिमेंट नहीं है तो फिर इनमें कॉमन कुछ नहीं होगा, यानी वो एक नल सेट होगा। ठीक है, तो ये चारों को बोला जाता है आइडेंटिटी लॉज। ठीक है, नेक्स्ट 7 है कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट में जो है ये विद द सेम नोटेशंस गिवन इन 6 में सेम नोटेशन जो यानी यू फाई और ए के साथ यहाँ पे यूज़ किया गया। पहला क्या है, यानी यहाँ पे जो भी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का बात होगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम सेट ए और उसका कॉम्प्लीमेंट इन दोनों का अगर हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आएगा, ये मैंने बताया भी था। ठीक है, कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट को अगर हम यूनियन करते हैं तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आता है। ठीक है, दूसरा, अगर हम किसी भी सेट के साथ उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास फाई आएगा, यानी नल सेट आएगा। क्यों? क्योंकि सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, ये दोनों डिसजॉइंट होते हैं। डिसजॉइंट होने से इसका इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट या नल सेट होता है। ठीक है, तीसरा, अगर ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास वापस सेट ए आ जाएगा। और चौथा, यू का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फाई आएगा, और फाई का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यू आएगा। ये मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया था। ये सभी को कॉम्प्लीमेंट लॉज बोलते हैं। तो सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है जो आपको याद रखना है, बाकी सब ये ऐसे ही अंदाज़ा से हो जाता है। डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे अच्छे से करना है आपको याद, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को थोड़ा अच्छे से कर लेना है। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट कुछ नोट है। यहाँ पर जो है नोट में ये बताया गया है कि जो सेट थ्योरी का जो लॉज है उनमें और जो एल्जेब्रा का जो लॉज है जो हम नीचे क्लासों में पढ़े उनमें बहुत सारा लॉज जो है वो सिमिलर है, यानी एक जैसा है, और कुछ लॉज ऐसा है एल्जेब्रा का जो सेट थ्योरी में वो अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग एल्जेब्रा में जैसे जानते हैं ए प्लस बी बराबर क्या होता है, बी प्लस ए होता है। बिल्कुल ईजी है ना, ए और बी को जोड़े या बी और ए को जोड़े, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो प्लस है, प्लस के जगह में अगर हम उसको यूनियन ले लेते हैं, प्लस के जगह में अगर हम यूनियन ले लेते हैं तो ये एल्जेब्रा का लॉ और सेट थ्योरी का लॉ दोनों बराबर हो जाता है। जैसे देखिए ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, बी यूनियन ए, है ना। ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, बी यूनियन ए। ठीक इसी तरह जैसे ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए। ठीक है, तो प्लस के जगह जस्ट यहाँ पे यूनियन आ गया, तो यूनियन को समझ लीजिए प्लस के तरह काम करता है, यानी ए और बी का जोड़ बराबर बी और ए का जोड़ दोनों बराबर होता है। इसी तरह से समझिए एल्जेब्रा में हम लोग जानते हैं ए इंटू बी इक्वल टू होता है बी इंटू ए होता है ना। ए और बी को मल्टीप्लाई करें या बी और ए को मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है, सेम रिजल्ट आएगा। 2 तिया 6, 3 दूना 6, है ना। अब अगर इंटू के जगह में अगर हम इंटरसेक्शन ले ले, सेट थ्योरी में इंटू के जगह में इंटरसेक्शन ले ले तो वो लॉ यहाँ पर भी काम करता है, किसमें, सेट थ्योरी में। जैसे ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए, जो मैंने अभी भी बताया। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन इंटू के जगह में हमने ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों में भी क्या है, मैचिंग है, इन दोनों में भी ये सिमिलरिटी है। ठीक है, इसी तरह से और भी लॉज हम जैसे ये सब जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं एल्जेब्रा में। ठीक इसी तरह अगर हम प्लस की जगह अगर हम यूनियन ले लेते दोनों जगह पे तो ए यूनियन बी यूनियन सी होगा इक्वल टू, यहाँ भी दोनों जगह यूनियन ले लेंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी फिर बाद में। ठीक है,
तो यहाँ पे ये लॉ एलजेब्रा में होता है, ये लॉ सेट थ्योरी में होता है। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे लॉज बाकी में हम देखेंगे तो ये एलजेब्रा और सेट थ्योरी में दोनों में सिमिलरिटी है, यानी बहुत सारा मेल होता है। ठीक है, बहुत सारे मैच होता है। कुछ कुछ ऐसा लॉ है जो एलजेब्रा में होता है लेकिन सेट थ्योरी में नहीं होता है। जैसे देखिए एलजेब्रा में होता है a प्लस ए क्या होता है 2a होता है, ए और ए को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2a होगा, है ना। अगर हम यहाँ पर प्लस ले लेते, प्लस के जगह में अगर हम यूनियन लेते तो फिर क्या होना चाहिए a यूनियन a बराबर 2a। तो ऐसा एलजेब्रा इसमें नहीं होता है। सेट थ्योरी में क्या होता है, सेट थ्योरी में अभी मैंने यहाँ बताया था a यूनियन a क्या होता है, a यूनियन a बराबर a ही होता है। ठीक है, 2a नहीं होता है। उसी तरह a इंटू ए क्या होता है a स्क्वायर होता है। अब अगर इंटू के जगह में इंटरसेक्शन लेंगे तो a इंटरसेक्शन ए स्क्वायर ऐसा नहीं होता है सेट थ्योरी में, a इंटरसेक्शन a इक्वल टू a ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर और एलजेब्रा में यहाँ पे डिफरेंस है, ये एलजेब्रा में होता है लेकिन सेट थ्योरी में ऐसा नहीं होता है। तो कुछ ऐसा लॉज है जो एलजेब्रा में भी एक जैसा होता है, सेट थ्योरी में भी एक जैसा होता है। कुछ ऐसा लॉज है जो एलजेब्रा में अलग होता है, सेट थ्योरी में अलग होता है। यही चीज़ें थोड़ा समझाना था। इसके अलावा स्टूडेंट कुछ सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। जैसे नंबर 1 है नल सेट इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, यानी फाई जो होता है सबसेट ऑफ ए कोई भी एक सेट है। ठीक है, तो नल सेट जो होता है कोई भी एक सेट का, किसी भी सेट का वो एक सबसेट होता है। ठीक है, प्रूफ की तरफ अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, पूरा प्रूफ बाद में जब ज़रूरत होगा कहीं पे तो मैं बाद में ये समझा दूंगा। ठीक है, जस्ट इसमें क्या चीज़ लिखा हुआ मैं उसकी तरफ अभी जा रहा हूँ। आगे फिर हम प्रॉब्लम्स बनाएंगे तो फिर हर एक चीज़ को डिटेल्स में फिर पढ़ेंगे। ठीक है, नल सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। फिर उसके बाद एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इट्स ओन। हर एक सेट अपने आप का क्या होता है सबसेट होता है। यानी अगर मान लीजिए ए एक सेट है तो ये अपने आप का ही सबसेट होगा, ए सबसेट ऑफ ए, ये तो होता ही है। हर एक सेट अपने आप का तो सबसेट होगा। ये सभी चीज़ हमें उसका डेफिनेशन से मिलता है, जो सबसेट का डेफिनेशन है कि इसका जो एलिमेंट है वो अगर इसमें है तो ये इसका सबसेट होगा। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो सेट ए के तो एलिमेंट होंगे ही, अपने आप तो सेम है दोनों। तो ए का तो एलिमेंट होगा ही होगा, तो ए सबसेट ऑफ ए होगा ही। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो है कंक्लूजन वो ये है कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का तो फिर हम यहाँ से बोल सकते हैं ए सबसेट होगा सी का। ठीक है, ए सबसेट बी का है और बी सबसेट सी का है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं ए सबसेट होगा सी का। तो इसको इस तरह से समझ लीजिए, ए ये बी के अंदर है, बी सी के अंदर है, तो फिर ए किसके अंदर आएगा, सी के अंदर आएगा ही आएगा, है ना। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए ए जो है ये एक आदमी है और ये एक कमरा है, छोटा सा कमरा, वो कमरा एक बड़े से कमरे के अंदर है, सेट बी के अंदर है, और वो जो बी जो कमरा है वो एक और बड़े से कमरे के अंदर है जिसका नाम है सी। तो फिर हम यहाँ से तो बोल सकते हैं कि जो कमरा ए है वो सी के अंदर है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि बी उसके अंदर है, सी के अंदर है और बी के अंदर ए है, तो ए तो सी के अंदर होगा ही होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से भी और ऐसे भी हम लोग दिखा सकते हैं। ओके, यह और ये प्रूफ इसका डेफिनेशन से किया गया है। फिर आगे जो नंबर 4 प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो ये है कि अगर ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट है ए का तो फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं ए और बी ये दोनों इक्वल सेट है। ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं ए और बी दोनों इक्वल सेट है। एंड कॉन्वर्सली यानी इसका उल्टा, यानी अगर ए और बी बराबर है तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट, इसी को कॉन्वर्सली यानी इसका उल्टा। ठीक है, ये हमारे कई जगह में यूज़ किया जाता है। ये चीज़ कैसे हमें दिखाने के लिए बोलता है क्वेश्चन में कि ए और बी दो सेट को बराबर दिखाओ, इक्वल दिखाओ, तो उसको इक्वल दिखाने के लिए हमें ये दिखाना होगा कि ए को बी का सबसेट दिखाना पड़ेगा और फिर बी को ए का सबसेट दिखाना पड़ेगा। ये दोनों बात अगर हम दिखा सकेंगे तो फिर वहाँ से हम बोलेंगे ए इक्वल टू बी। और ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम जिसके बारे में मैंने शुरू में ही वीडियो में बताया था, पावर सेट, जब टाइप्स ऑफ सेट मैंने बताया था कि ए एक सेट है, फाइनाइट सेट है जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिमिटेड है और उसमें n एलिमेंट्स है, ए सेट में n एलिमेंट्स है, तो फिर उसके पावर सेट में 2 टू द पावर n एलिमेंट्स होंगे।
ए में अगर n एलिमेंट्स है तो उसका पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 का पावर n एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे इसका प्रूफ है जहाँ पे जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज़ किया गया है, जो आगे क्लास 12 में शायद है बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, जस्ट इस चीज़ को याद रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए सेट। एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो फिर हम उसको किस तरह से लिखते हैं। तो ये जो है मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। एक सेट का कार्डिनलिटी किसको बोलते हैं। ए मान लीजिए एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट मतलब इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो लिमिटेड है, ठीक है, जिसको हम गिनती कर सकते हैं। तो ए अगर एक फाइनाइट सेट है तो उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उसी को उसका क्या बोला जाता है, कार्डिनलिटी बोला जाता है। और उसको इस तरह से लिखा जाता है एन ऑफ ए, या फिर इस तरह से लिखा जाता है ए लिखकर इस तरह से 2 लाइन यहाँ पे दिया जाता है, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये इसका कार्डिनलिटी बताता है कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स है। जैसे मान लीजिए ये भी एक सेट है जिसमें सभी वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स कितने 5 हैं, तो फिर इसका कार्डिनलिटी कितना होगा, एन भी इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने 5 है। ठीक है, इसी तरह ए अगर एक एन ए इक्वल टू 1 है अगर लिखा हुआ, मतलब ए सेट का जो कार्डिनलिटी है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 1 है, मतलब ये एक सिंगलटन सेट होगा। इसी तरह से जो 5 यानी नल सेट है उसका जो कार्डिनलिटी होता है वो कितना होता है, 0 होता है, यानी उसमें कोई एलिमेंट नहीं होते, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी बता दिया था। इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट यहाँ पे थ्योरम भी है और ये फार्मूला के तौर पे भी काम करेगा। वो क्या है कि अगर हमारे पास 2 सेट है ए और बी, दोनों फाइनाइट सेट है, यानी इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइनाइट है, तो उसके यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे, उसके यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये अगर हमें निकालना है तो ये एक फार्मूला है जिसके हेल्प से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। इसका प्रूफ भी है, हम जस्ट अभी फार्मूला पे बात करेंगे। 2 फाइनाइट सेट के यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये फार्मूला है। क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स, यानी यहाँ पे यानी इसका कार्डिनलिटी या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे वो कैसे निकालेंगे, वो इक्वल होगा ए में कितने एलिमेंट्स है प्लस बी में कितने एलिमेंट्स है, दोनों को ऐड करना है, माइनस उनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स है उसको माइनस करना है। ठीक है, ये फार्मूला है, तो इसको याद रखना है। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है एन ऑफ ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इसको याद करेंगे। इसका प्रूफ भी यहाँ से वेन डायग्राम के हेल्प से बताया गया है। और आगे फिर दूसरा फार्मूला है, अगर हमारे पास 3 फाइनाइट सेट है, ए बी और सी 3 फाइनाइट सेट है, तो फिर इन तीनों के यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इसका एन, यानी इसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसका फार्मूला ये होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, यानी तीनों के अलग अलग एलिमेंट्स को जोड़ना है, फिर माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फिर सभी को किसको माइनस करना है, बी सी का इंटरसेक्शन, सी ए का इंटरसेक्शन, ए बी का इंटरसेक्शन, यानी हर 2 सेट का इंटरसेक्शन में जितने एलिमेंट्स है वो सभी को माइनस में लिखना है। ठीक है, और फिर लास्ट में प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और फिर तीनों के इंटरसेक्शन में जितने एलिमेंट होंगे उसको प्लस करना है। ठीक है, ये इसका यहाँ प्रूफ भी है और ये हमको जस्ट यूज़ करना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ जैसे बताया गया, जैसे ये हम फार्मूला भी हमने जाना, एन ऑफ ए यूनियन बी होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मान लीजिए ए और बी डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट यानी इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो फिर इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 होगा, तो यहाँ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन अगर 5 हो जाएगा तो उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 5, यानी नल सेट में तो 0 एलिमेंट होते हैं, तो फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 0 हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा एन ए यूनियन बी इक्वल होगा एन ए प्लस एन बी। वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होगा एन ए प्लस एन बी। ये कब होगा, जब ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, यानी उनके यूनियन में, ए और बी के यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे, जस्ट ए में कितने एलिमेंट्स और बी में कितने एलिमेंट्स है उसको दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। तो जो कुछ इसका जो बेसिक था सेट थ्योरी का,
इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सभी मैंने बताया, डिस्कस किया है। और अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और जो कुछ मैंने अभी बताया है, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मैं इसका फ़ोटो भी लेकर और इसको PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं।